नमस्कार। एक नए विषय के साथ काव्य शास्त्र को शुरू करते हैं। लीजिए, वाङ्मय जो होता है वो हर प्रकार की लिखित सामग्री को कहते हैं। वाङ्मय दो प्रकार का होता है, उसे हम काव्य और शास्त्र दो भागों में बांट सकते हैं। और काव्य का जो शास्त्रीय विवेचन होता है उसे ही हम काव्य शास्त्र कहते हैं। मतलब वाङ्मय का संपूर्ण अध्ययन ही काव्य शास्त्र है। वाङ्मय के दो हिस्से हुए, काव्य और शास्त्र, और काव्य का शास्त्रीय अध्ययन ही काव्य शास्त्र है। पहले इस काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्री कहा जाता था। अलंकार ही काव्य का पर्याय था। धीरे धीरे अलंकार की जगह काव्य शब्द ने उसका स्थान ले लिया। हलायुध कोश है, उस कोश में काव्य शब्द की जो व्युत्पत्ति दी गई है, अर्थ दी गया है, वो इस प्रकार है। वहां लिखा है कि कविर इदम कर्म भावो वा, मतलब कवि का जो कर्म है वही काव्य है। कवि कर्म को काव्य बताया गया। इसी तरह से साहित्य की परिभाषा ही इस हलायुध कोश में दी गई है। उसमें साहित्य को सहित शब्द से बना हुआ बताया गया है, जहां अर्थ यह हुआ कि सहितस्य भावम साहित्यम, मतलब साहित्य के भाव को ही साहित्य कहते हैं। इस साहित्य के दो अर्थ हम लगा सकते हैं। एक है हित से युक्त, मतलब मानव कल्याण से युक्त, और दूसरा है सहभाव, अर्थ और शब्द का सहभाव जिस भी कृति या रचना में हो उसे हम साहित्य कहें। अच्छा, एक और बात है कि जब संस्कृत के आचार्यों ने काव्य शास्त्र के विषय में अपनी बात कहनी प्रारंभ की थी, तब साहित्य और काव्य एक दूसरे के पर्याय थे, एक दूसरे के समानार्थक थे। काव्य ही साहित्य था और साहित्य ही काव्य था। उदाहरण के रूप में इन पंक्तियों को आप देख सकते हैं कि काव्यसु नाटकम रम्यम, काव्य में नाटक जो है वो सबसे बढ़िया है, तो नाटक काव्य का हिस्सा होता था। इसी तरह से गद्यम कविनाम निक्सम वदंती, जो गद्य है वो कवियों की कसौटी है। इसका मतलब कवि और गद्य दोनों को साथ जोड़ने का अर्थ है कि हम काव्य और साहित्य को एक मानकर ही चलते हैं। आगे चलकर काव्य और साहित्य के अलग अलग निर्धारण कर दिए गए। काव्य में केवल पद्य भाग ही रह गया। पद्य युक्त जो कविता है वो काव्य का हिस्सा रही, और पद्य से हीन गद्य युक्त जो रचना हुई उसे हम साहित्य के अंदर कहा जाने लगा। साहित्य में गद्य और पद्य दोनों शामिल हो सकते हैं, परंतु काव्य में केवल पद्य ही शामिल किया जाएगा। ये इस तरह से आगे चलकर दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ। इस तरह से जब हम साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो बात करते हैं कि काव्य या साहित्य के क्या अंग हैं, क्या उपांग है, क्या उनके लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं, उनका विवेचन करना ही काव्य शास्त्र है। काव्य क्या है, सबसे पहले हम ये देखें, फिर हम उसके शास्त्रीय या उनके नियमों को देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम काव्य के लक्षणों की बात करते हैं तो कहाँ से ये शुरुआत या धारा हमको मिलती है। प्रारंभ में ऋग्वेद हमारे सामने एक ग्रंथ है जो प्राचीनतम ग्रंथ है। उसमें ऐसा आया है कि कोई एक दृष्टा, वहाँ दृष्टा होते हैं, लेखक नहीं होते, वो दृष्टा कहता है कि मैं अपने कवित्व को बादलों से फूट कर आने वाली पावस धारा मानता हूँ। कवित्व ऐसा है कि बादलों से दुग्ध धारा बह रही है, पानी की धारा बह रही है, जल धारा बह रही है। इसका मतलब है कि अगर इससे काव्य का लक्षण लिया जाए तो काव्य एक सहज, स्वाभाविक, संभूत कोई चीज है।
आगे चलकर श्रीमद् भागवत गीता की जब रचना हुई तो उसमें भी काव्य की कुछ परिभाषाएं दी गई और एक पंक्ति इस तरह से आई है कि श्रेष्ठ वाङ्मय वह है जो उद्वेजक न हो तथा सत्य, प्रिय और हित यानी शिव से युक्त हो। सत्य, शिवम और सुंदरम, यह जो समन्वय है ये भगवत गीता कहती है। इस तरह से ये कोई भगवत गीता का जो ये पंक्तियां हैं ये कोई काव्य का लक्षण न होकर काव्य का धर्म है, काव्य कैसा होना चाहिए, ये बातें इसमें बताई गई। अग्नि पुराण जब आता है तो अग्नि पुराण में प्रथम बार काव्य के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं मिल जाती। अग्नि पुराण में आया है कि अभिष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रस्तुत करने वाली अविच्छिन्न पदावली को और जो अलंकार गुण युक्त हो उसको हम काव्य कहेंगे। तो बहुत सारी बातें आ गई कि अलंकार गुण युक्त हो, दोषों से रहित हो और अभिष्ट अर्थ को देने वाली पदावली हो। अपने ये मान सकते हैं कि अग्नि पुराण वाली यह परिभाषा काफी काव्य को संतुष्ट करने वाली है। इसके बाद संस्कृत के आचार्यों का क्रम शुरू होता है। संस्कृत के आचार्यों ने साहित्य की भली प्रकार से परिभाषाएं दी, जिसमें भामह की बात हम करते हैं। भामह जो है वो अपनी ग्रंथ में, अपने कृति में जो काव्य की परिभाषा बताते हैं, साहित्य की परिभाषा बताते हैं, वो कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्य। यहाँ साहित्य और काव्य दोनों मिले जुले हैं संस्कृत के साथ साहित्य में शुरुआत में। तो उन्होंने शब्दार्थो, शब्द और अर्थ, सहित और काव्य, 3 शब्द इसमें इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब शब्द अर्थमयी कोई ऐसी रचना जो साहित्य के भाव को व्यक्त करती हो वो काव्य है, वो साहित्य है। यहाँ जो साहित्य शब्द है उसके वही अर्थ है जो हमने पहले बात की कि वो उसका अर्थ एक कल्याण है और एक सहभाव है, शब्द और अर्थ का सहभाव या मानव कल्याण। परंतु यह परिभाषा बहुत व्यापक है, बहुत विस्तार लिए हुए हैं, क्योंकि शब्द और अर्थ का सहभाव केवल काव्य में न होकर प्रत्येक वाङ्मय में मिल जाएगा, चाहे वो इतिहास का ग्रंथ हो, चाहे वो अर्थशास्त्र का हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दंडी जो आचार्य हुए, आचार्य दंडी, उन्होंने जो काव्य की परिभाषा, साहित्य की परिभाषा, जो लक्षण दिया वो है शरीरम तावद इष्टार्थ वेक्षिणा पदावली, अर्थात अभिष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य शरीर है। यानी जो हम कहना चाहते हैं ऐसी पदावली वही काव्य है। दंडी की यह परिभाषा काव्य को पूर्ण रूपेण व्यक्त नहीं करती है। इसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने या नज़दीक रूप से जाने के लिए राजानक कुंतक ने प्रयास किया और उनका जो मत है वो इस प्रकार है कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थितौ काव्यम तदहित आह्लादकारिणी। यानी यह इस बात में बहुत कुछ उन्होंने शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि काव्य मर्मज्ञों को आनंद देने वाले, रम्य कवि व्यापार से युक्त, रचना में व्यवस्थित शब्द और अर्थ मिलकर काव्य बनाते। यहाँ बहुत कुछ बातें जो कुंतक ने कही है, आचार्य कुंतक ने कही है, वो काव्य के अर्थ में काफ़ी महत्व रखती है। इसके बाद आचार्य मम्मट आते हैं। उन्होंने तद दोषो शब्दार्थो सगुणावद अलंकृति पुनः कवापि अपनी जो पंक्ति दी, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और उसमें आया कि शब्द और अर्थ की समष्टि हो और वो दोषों से मुक्त हो, अलंकार उसमें आने चाहिए और अगर ना भी आए, कहीं दोष भी हो तो भी कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से मम्मट की ये परिभाषा आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। अलंकारवादी जो थे वह इस परिभाषा से ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि फिर मम्मट यह मानते हैं कि बिना अलंकार के भी काव्य हो सकता है, तो वो ये क्यों नहीं मान लेते कि आग में फिर उष्णता होती है या चांद में फिर चांदनी होती है। चांद चांदनी रहित है और आग शीतलता वाली है।
यानी उनकी आलोचना मानी गई। परंतु आगे चलकर मम्मट की बात ही साबित हुई और अलंकार संप्रदाय जो है वो दब गया था। आचार्य विश्वनाथ ने जो अपना काव्य लक्षण बताया, उन्होंने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। यहाँ रस जो शब्द है वो विभिन्न प्रसंगों में अलग अलग अर्थ देने वाला है। अगर उसको पाकशाला में, रसोई में रस का अर्थ लगाए तो कुछ और है, और उसी का अर्थ चिकित्सा में लगाया जाए तो कुछ और है, और मनोविज्ञान में लगाया जाए तो कुछ और है। जहाँ काव्य शास्त्र की बात आती है तो इसी रस का अर्थ काव्यानंद है। तो काव्यानंद देने वाला कोई वाक्य हो, उसी वाक्य को हम क्या कहेंगे, हम मानेंगे कि वह कविता है, वो काव्य है। और विश्वनाथ की यह बात काफ़ी हद तक महत्व रखती है। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ जो है 18वीं शताब्दी के हैं, और उन्होंने इस परिभाषा को, लक्षण को आगे और स्पष्ट करते हुए कहा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्य। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द, रमणीय अर्थ को बताने वाला शब्द ही काव्य है। इसका अर्थ है कि वो सारे शब्द जो आप इस्तेमाल करते हैं, उनमें उतने शब्द जो आनंद दे सकते हो, उनको अलग से आप छांट लीजिए, वही काव्य है। आचार्य जगन्नाथ की जो आलोचना हुई है वो इस बात के कि उन्होंने पदावली को जो है वो साहित्य न मानकर शब्द को ही साहित्य मान लिया है। वह कुछ लोगों के लिए जचने वाली बात नहीं थी। संस्कृत के आचार्यों की एक बड़ी सूची है, परंतु हम मुख्य मुख्य आचार्यों को यहाँ विचार कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं कि हिंदी के जो आचार्य हुए या हिंदी के जो विद्वान हुए, समीक्षक हुए, आलोचक हुए, उन्होंने भी काव्य के बारे में कुछ कहा है क्या? तो इस विषय में आते हैं कि हिंदी के आलोचकों, आचार्यों ने भी काव्य की परिभाषा के बारे में कुछ न कुछ जरूर कहा है। सबसे पहले हम तुलसीदास के बात पर विचार करते हैं, जो ये लिखते हैं कि कीर्ति भनति भूति बलि सोई, सुरसरी सम कह हित सब कोई। यह पंक्ति जो है वो तुलसीदास ने कही, तो उसमें पहली पंक्ति को मैं पुनः आपके सामने रख रहा हूँ कि कीर्ति भनति भूति बलि सोई। इसमें तीन चीज़ें उन्होंने बताया कि कीर्ति यानी यश, भनिति, भनिति माने कविता, और भूति भल, भूति भल का मतलब है संपत्ति। ये तीनों चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जैसे सुरसरी हो, यानी गंगा की जैसे हो, जो सबका हित करने वाली हो। यानी कविता जो है, हम यहाँ से कविता को, शब्द को अगर ले लें तो कविता ऐसी हो जो सबका कल्याण करने वाली हो। ये कविता का लक्ष्य है, लक्षण नहीं है। इसके बाद रीतिकाल से आचार्यों की एक परंपरा शुरू होती है, जिसमें केशव ने अपने लक्षण बताते हुए कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनुन राज ही कविता बनिता मित्र। उन्होंने कविता को अलंकार से युक्त बताया कि अलंकार युक्त जो कविता है या जो शब्दावली है वही कविता है। अलंकार को महत्वपूर्ण माना। आगे चिंतामणि है, आचार्य चिंतामणि, उन्होंने जो अपनी परिभाषा दी है वो और अधिक काव्य के लक्षणों को स्पष्ट करने वाली है। उन्होंने कहा सगुणालंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। यहाँ काफ़ी बातें स्पष्ट करते हैं चिंतामणि कि जो सगुण और अलंकार हो, दोष उसमें नहीं हो, और ऐसा विद्वान सब कहते हैं। ये मम्मट से सामने रखने वाली बात है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा बलंकृति, वही बात इन्होंने कह दी है। हाँ, परंतु मम्मट से और अगर चिंतामणि से कोई अंतर स्पष्ट करना हो तो मम्मट जहाँ अलंकारों की स्थिति वैकल्पिक मानते हैं कि अलंकार आ भी सकते हैं, नहीं, वह चिंतामणि अलंकारों को अनिवार्य बताएंगे। आगे चलकर आचार्य होते कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ने दो परिभाषाएं दी है काव्य की। वो परिभाषाएं इस प्रकार है कि वो कहते हैं दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प विचार, शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार।
मतलब दोष रहित हो, गुण सहित हो, आप शब्द और अर्थ का जो मेल होगा उसको हम कवित कहेंगे। ये बात बिल्कुल मम्मट की तरह है, मम्मट से साम्य रखने वाली पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा कुलपति मिश्र की और आपके सामने, जगते अद्भुत सुख सदन, शब्द रू अर्थ कवित्र, ये लक्षण मैंने कियो, समझो ग्रंथ बहुचित। इसका मतलब कि अद्भुत सुख सदन जो मिले, ऐसा शब्द और अर्थ वाली जो कविता हो, ऐसा लक्षण मैंने किया है। तो अद्भुत सुख मिलने वाला, आनंद मिलने वाला, इसमें अगर बात करें तो ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा से साम्य रखने वाली बात है। रीतिकाल में आगे आते हैं कवि सोमनाथ, आचार्य सोमनाथ। उन्होंने कहा है कि सगुण पदार्थ दोष बिन पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण युक्त कवि कर्म जो सो करित कही शुद्ध। सोमनाथ की इस पंक्ति में जो लक्षण दिए गए हैं उनमें दो तीन बातें खास आई। एक तो है कि उन्होंने ये कहा है कि कवि का कर्म ही काव्य है। ये पंक्ति यहाँ स्पष्ट है कि सो कवित कही शुद्ध, कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध, कवि का कर्म ही शुद्ध कविता बनाता है, एक बात। और एक परिभाषा उनकी हुई कि जिसमें शब्द अर्थ हो, सगुण हो, दोष रहित हो और पिंगल के अनुसार हो, ये पूरी परिभाषा हुई। दूसरी विशेषता कवि कर्म के साथ कि उन्होंने छंद को भी महत्व दिया है। छंद से, इससे पहले किसी आचार्य ने छंद पर बात नहीं की थी काव्य लक्षण के संबंध में। तो काव्य लक्षण के संबंध में सोमनाथ की देन ये मानी जा सकती है कि उन्होंने छंदों को भी लक्षण में शामिल किया। आचार्य देव की जो परिभाषा है वो ये है कि शब्द जीवति ही अर्थ मन, रसमत सुजस शरीर, चलत वे जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। ये एक तरह से रूपक के रूप में प्रस्तुत किया कि शब्द जीव है, तिहि अर्थ मन और अर्थ मन है, रसमत सुजस शरीर और रस से बना हुआ शरीर है, और जब वो चलता है तो जुग छंद गति और जोड़ा है छंदों का मात्रिक वर्णिक। इस प्रकार उसमें अलंकार जो गंभीर है, अलंकारों का गांभीर्य है, यानी उसकी गंभीरता, व्यक्तित्व की गंभीरता अलंकारों से दिखती है। ये एक तरह से रूपक के द्वारा काव्य को परिभाषित करने का तरीका बताया। परंतु यहाँ जो हम इस पंक्ति की या इस लक्षण की जो आलोचना करें तो बाकी चीज़ें तो ठीक है, पर उन्होंने ये बात लिखी ना, रसमत सुजस शरीर। उन्होंने यशवान जो शरीर है उसको रस से बना हुआ बताया, शरीर को रस युक्त बता दिया, रस को शरीर बता दिया। यह चीज़ नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल ही विरुद्ध सी बात है। रस को सभी लोग आत्मा बता रहे हैं और देव रस को शरीर बता रहे हैं। आगे चलते हैं श्रीपति मिश्र। श्रीपति मिश्र की जो काव्य लक्षण की पंक्तियां हैं वो है, शब्द अर्थ बिन दोष गुण, अलंकार रसवान, ताको काव्य बखानिए, श्रीमति परम सुजान। श्रीपति परम सुजान, इन्होंने शब्द और अर्थ से युक्त कविता को माना, बिन दोष, दोष नहीं होने चाहिए, गुण होने चाहिए, अलंकार होने चाहिए, बस इसको उन्होंने काव्य के लक्षण माने। ये रीतिकाल के वो कुछ आचार्य हैं जिन्होंने काव्य लक्षणों के बारे में लिखा। आधुनिक काल में भी हिंदी के आचार्यों ने काव्य पर कुछ न कुछ बातें अपनी कही है, जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत बार काव्य की परिभाषाएं दी है। उनकी हम कई परिभाषाओं में से 3 परिभाषाएं यहाँ बात कर रहे हैं। पहली बात वो कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, यानी साहित्य का मतलब है कि जो ज्ञान है। दूसरा है अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। हम अंदर जो सोचते हैं, जो लक्षण हमारे अंदर है, उनका अगर हम बाहर प्रस्तुतिकरण कर दें तो वही कविता है। और तीसरी उनकी परिभाषा आती है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंद में प्रभाव डालती है, यानी ऐसी प्रभावशाली शब्द अर्थमय कोई चीज जो पाठक को आनंदित कर दे। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद श्याम सुंदर दास ने कहा, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। यही बात वो है रसयुक्त काव्य।
प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य की कई परिभाषाएं हो सकती है, उनमें सर्वोत्तम परिभाषा है कि काव्य जीवन की आलोचना है। जिंदगी जो है वो कैसे कैसे कर घटती है, कैसे कैसे चलती है, घटित होती है, उसी की बात करते हैं प्रेमचंद। प्रसाद की परिभाषा भी काव्य से संबंधित है। वो कहते हैं काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। मतलब आत्मा का कोई संकल्प है कविता, अनुभूति है कविता, और इसका संबंध कोई तर्क से नहीं हो सकता, विज्ञान से नहीं हो सकता, ये एक प्रेम के आनंद की बात है। प्रेम प्रसाद की बातें भी काव्य के लक्षणों को बताने में काफी सही साबित होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि उनकी परिभाषा कुछ दार्शनिक सी हो गई है, परंतु बात करते हैं, वो लिखते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही हम कविता कहते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने कई चीज़ें उलझा कर एक साथ बात की है, आत्मा की मुक्तावस्था और हृदय की मुक्तावस्था। तो आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, ये बात कोई थोड़ी बौद्धिक सी है, कम समझ में आती है। हाँ, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि इसी हृदय को मुक्त कर दे व्यक्ति, इसी मुक्त करने के लिए जो हम शब्दों के द्वारा कुछ कहते हैं वही कविता है। इतनी बात काफ़ी हद तक हमें समझ में आने वाली है। और इसके बाद हम कहते हैं कि ये हिंदी के बहुत सारे आचार्य जो हमने बात कर ली, संस्कृत के आचार्यों के बाद पाश्चात्य जो विद्वान हैं उनके भी मत है साहित्य के संबंध में, और एक बहुत बड़ी उनकी सूची है, परंतु हम कुछ ऐसे पाश्चात्य विद्वानों को भी यहाँ उल्लेखित कर रहे हैं। उनमें है शैली ने लिखा है साहित्य के बारे में, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। मीन्स इसका अर्थ है कि विषादमय क्षणों की अभिव्यक्ति कविता है। जब हमारे हृदय में दुख आता है और दुख ही हमें कुछ लेखन की ओर प्रवृत्त करता है, और वो जो प्रवृत्ति के बाद रिजल्ट है वही कविता है। कार्लाइल जो है वो पाश्चात्य विद्वान है, कविता के संबंध में लक्षण देते हैं। वो कहते हैं पोएट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट, मतलब काव्य एक संगीतमय विचार है। संगीतात्मकता विचार में डाल दी जाए तो उसको हम कविता कहें। हडसन नाम के विद्वान ने कहा पोएट्री इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड फीलिंग, यानी कविता जीवन की व्याख्या है जो कल्पना और भावना द्वारा निर्मित होती है। कल्पना और भावना और जीवन की व्याख्या तीनों को जोड़ते हुए जीवन की व्याख्या कल्पना और भावना के द्वारा की जाए। ड्राइडन ने कहा है पोएट्री इज द आर्टिकुलेट म्यूजिक। आर्टिकुलेट मतलब बिल्कुल स्पष्ट म्यूजिक है, बिल्कुल मुखर म्यूजिक है। कविता एक बिल्कुल साफ संगीत है। मैथ्यू अर्नोल्ड की परिभाषा है कि पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। बिल्कुल नीचे जाकर के बॉटम, बिल्कुल नीचे जाकर एकदम आलोचना मिलती है जिंदगी की। ये प्रेमचंद की परिभाषा जैसी है कि काव्य जीवन की आलोचना है। बिल्कुल तल में जाकर, सतह में जाकर देखते हैं तो आलोचना ही है। कोलरिज पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। बेस्ट क्रम में बेस्ट शब्दों को, अच्छे शब्दों को, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम ही जो है कविता है, काव्य है। वर्ड्सवर्थ ने अच्छी परिभाषा दी है काव्य की और महत्वपूर्ण है। वो है पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिक्लोटेड इन ट्रैंक्विलिटी। मतलब जब आप शांति के क्षणों में बैठते हो
तब जाकर आपको कविता समझ में आती है। और क्या आती है? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस माने सहज, सहज रूप से, ओवरफ्लो, उच्छलन होता है, बाहर निकल पड़ती है, पावरफुल फीलिंग, शक्तिमती भावनाएं। आपकी शक्तिमती भावनाएं जब पूरे प्रेशर के साथ ओवरफ्लो होती है तो वो सहज रूप से बाहर आके गिर जाती है। परंतु जब वो गिर जाती है तभी नहीं, जब शांति के क्षणों में उनको हम रिकलेक्टेड करते हैं, मतलब याद करते हैं, पुनर्स्मरण करते हैं और बाद में उनका संग्रह करते हैं, तो वो कविता बन जाती है। और ये काफ़ी कुछ बात सही साबित होती है। इस प्रकार ये जो पाश्चात्य विद्वान है उनकी पंक्तियां, उनमें से एक और रहती है, वो है चैम्बर्स कोश। एक चैम्बर्स कोश है, डिक्शनरी है, उसमें कविता की परिभाषा को काफ़ी कुछ तक सुधार कर उन्होंने लिखा है पाश्चात्य विद्वानों ने। और वो है कि पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, थॉट्स विच आर द क्रिएशन ऑफ द इमेजिनेशन एंड फीलिंग। कविता कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला है। मतलब काफ़ी कुछ इस परिभाषा में आ गया है कि कल्पना और अनुभूति है, विचारों को मधुर बनाना है और उनको अभिव्यक्त करने की एक कला है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो पाश्चात्य विद्वानों ने दिए, उनकी भी एक बड़ी सूची हमने प्रमुख को देख लिया। अब थोड़ा सा इन काव्य लक्षणों पर कुछ आलोचनात्मक बात, कुछ तथ्यात्मक बात करते हैं अंतिम इस अध्याय के रूप में। अंतिम अध्याय के रूप में हम बात करें कि संस्कृत के जो आचार्य थे, जो काव्य लक्षण बता रहे थे, काव्य के जो विशेषताएं बता रहे थे, काव्य के होने के लिए जरूरी चीज़ें बता रहे थे, उनमें वो किस बात पे जोर दे रहे थे? तो हम कह रहे थे कि संस्कृत के आचार्यों ने अलंकारिता, सगुणता, निर्दोषता और रसमयता तथा वक्रता को उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, महत्व दिया। अलंकारिता से शुरू होकर रस की ओर उनका जो क्रम है वो बढ़ा है, आते आते वो रस की ओर आगे है, अलंकार से शुरू होकर। तो अलंकारिता है, गुण को बहुत महत्व देते हैं, निर्दोष होनी चाहिए कविता, दोषों से रहित होनी चाहिए, रस से युक्त होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लक्षण मोटे मोटे रूप से हम मान सकते हैं। इनको पूरे संस्कृत के आचार्यों को हम इन सारे लक्षणों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है रसवादी तत्व और एक है सौंदर्यवादी तत्व। रसवादी तत्व वो हो गए जो अंदर के हैं और सौंदर्यवादी तत्व हुए जो कविता को बाहर से सजाते हैं। ये कुल मिलाकर संस्कृत के आचार्यों के लक्षणों की थोड़ी सी समीक्षा। हिंदी के जो विद्वान थे इन्होंने किस प्रकार अपने लक्षण दिए, तो इस पर भी कुछ बात करते हैं। हिंदी के आचार्यों के लक्षण दो जगहों से उनके स्रोत हैं, एक संस्कृत से उन्होंने लिए और एक पाश्चात्य विद्वानों से लिए। संस्कृत से जो उन्होंने लिए हैं वो काफ़ी कमज़ोर लक्षण उन्होंने लिए हैं, मतलब उन्होंने ठीक से संस्कृत के आचार्यों को पढ़ा नहीं है और लक्षण लेने में जल्दबाजी की है, इसलिए उनके यहाँ आए हुए जो लक्षण हैं वो ठीक रूप से पहुँचे नहीं है, पहली बात है। और जो लक्षण उन्होंने पाश्चात्य विद्वानों से लिए हैं वो ठीक ठाक है, और वो विद्वानों ने लिए हैं आधुनिक काल के विद्वानों ने, और संस्कृत से जो लिए हैं वो लिए रीतिकाल के विद्वानों ने। अब ये जो हिंदी के विद्वान हैं इनके लक्षणों की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि इनमें जो मुख्य रूप से मिलता है सरसता, सामाजिक उपादेयता और प्रेषणीयता, रागात्मकता, ये जो है हिंदी के आचार्यों में मूल रूप से है। और ये कुल मिलाकर के हम रीतिकाल के बाद वाले ही लक्षणों को यहाँ निर्धारित कर रहे हैं। ये हिंदी के लक्षण। अगर हम पाश्चात्य विद्वानों की बात करें तो उन्होंने काव्य लक्षणों में किस बात पर जोर दिया, तो उनके यहाँ काव्य लक्षण में एक तो संगीतात्मकता, म्यूजिक को या संगीतात्मकता को वो बहुत महत्व देता है। दूसरा, उनका यहाँ काव्य जीवन सत्य को ढूंढने वाला, जीवन सत्य पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और इस जीवन सत्य को ढूंढने के लिए दो और तत्व इसके साथ ही जुड़ जाते हैं, कल्पना और अनुभूति। कल्पना और अनुभूति भी उनके काव्य लक्षणों में महत्व के स्थान रखते हैं। और एक है बुद्धि तत्व। ये कुल मिलाकर के पाश्चात्य विद्वानों का। हम जब बात करते हैं संस्कृत के और पाश्चात्य की बात करें
तो हमारा जो संस्कृत के आचार्यों के लक्षणों और साहित्य का जो उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि मानव का कल्याण ऐसा हो कि वो परलोक में भी ठीक रहे। परंतु पाश्चात्य विद्वान ये चाहते हैं कि इस जीवन में वो अपने आप को जान सके, खोज सके, तो उनको परलोक की ज़्यादा चिंता नहीं है, ये उनके थोड़ा सा अंतर है। अब बात करते हैं, अगर हम हिंदी में आज हम आ गए हैं और आज हमारी कविता किस दिशा में जा रही है और उसके लक्षण किस तरह से सेट हो गए, निर्धारित हो गए निर्धारित हो गए, तो अगर उस पे बात करें तो क्या हमारे सामने आता है। हिंदी के जो विद्वान अब कविता लिख रहे हैं वो अब अलंकारिता, गुण, दोष, इन बातों को बहुत हद तक छोड़ चुके हैं। वो विचार तत्वों को बहुत हद तक महत्व दे रहे हैं कविता में। कविता आजकल विचार की चीज बन गई है। विचार तत्व प्रधान होकर के आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कविता का काम केवल मनोरंजन का, केवल श्रृंगार सज्जा का नहीं रह गया, उसका काम जीवन की दिशा बदलने का हो गया। एक विद्वान ने इस संबंध में जो बात कही है, मैं आपको उस संबंध में आपको बता रहा हूं कि ये जो आज का काव्य रूप है या आज का जो कविता है वो कैसी हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो आज की कविता है उसका वो अनेक आभूषण, ऐसी स्त्री की उसका छवि बन गई है जो अनेक आभूषण, वस्त्रों से सुसज्जित नव विवाहिता वधू नहीं रही। वापस देखिए कि वो अनेक आभूषण, नए वस्त्रों से सुजित नव विवाहिता वधू नहीं रही। वो कविता अब गृह कार्य में संलग्न एक भारिया बन गई है। अब वो जो भारिया बन गई है उस पर केवल एक सिंदूर बिंदु ही पर्याप्त है श्रृंगार के रूप में। अब उसकी सार्थकता पति विमोहन में नहीं रही बल्कि गृह संचालन में है। ये महत्वपूर्ण बात है कि पहले जब आई थी तो वो सजी संवरी सी थी, वधू की तरह, और जितना उस पर अलंकार सजावट की जा सकती थी उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। बाद में जब समय बीतता है तो वो सजावट में ध्यान न देकर कि उसकी दक्षता पर ध्यान दिया जाता है कि वो कितने कुशल है। अब कविता की कुशलता जांची जा रही है। पहले उसका कार्य केवल मोहना था, पति को मोहना या दूसरे पक्ष को मोहना। कविता मोहित कर रही थी, अब मोहित करना नहीं है, अब उसका संचालन करना, गृह संचालन करना। इसका मतलब है कोई विचार प्रस्तुति कविता की महत्वपूर्ण रहेगी। यह बात हमारी हिंदी कविता पर बहुत सटीक बैठती है। यह है आज के इस व्याख्यान में काव्य के लक्षणों के बारे में हमने बात की। आगे और दूसरे वीडियो में दूसरी बात करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।